हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर को पूरा देखें। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी नमक वगैरह जो किसकी फॉर्म में टूट जाता है, आयंस की फॉर्म में। कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किसकी सहायता से डिकम्पोज होता है, आयंस की फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने NaCl को डिज़ोल्व किया और जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूँगा तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? आयंस की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जब वो किस में प्रेजेंट होता है? अपने एक्वस या मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स द टर्म इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तब जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। तो इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना पड़ेगा, जो लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसमें जो केमिकल एनर्जी जो होती है सेल की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ी नहीं। जो बैटरी में जो केमिकल प्रेजेंट था, वो जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोस्तों होता क्या है? बिल्कुल ये जस्ट अपोजिट होते हैं आपके किसके? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग होते हैं। जब आपकी बैटरी खर्च हो जाती है तो आप क्या देखते हैं कि आपको एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या करना पड़ता है? उसको चार्ज करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ये कौन से सेल होते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं। अ डिवाइस इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो किसके अंदर हो? जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं इनका कंस्ट्रक्शन आपको समझा देता हूँ। कि देखिए यहाँ पर ये आपको सेल नज़र आ रहा है, ये ग्लास लाइक मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। नॉन कंडक्टिंग नेचर का मतलब यह है कि इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। और इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है? मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। ये एनोड है और ये कैथोड है। हमने देखा था कि पहले एनोड को क्या बनाते थे? नेगेटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और कैथोड को क्या बनाते थे? कैथोड को बनाते थे दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको क्या बना दिया है? नेगेटिव बना दिया है। अब होता क्या है कि इसमें से जो आयंस निकलेंगे, मेटलिक आयन, ठीक है, इसमें से जो मेटलिक आयंस निकलेंगे वो किसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे? आपके इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है दोस्तों कि ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें एक्सटर्नल सोर्स से हम बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, जिससे जो केमिकल एनर्जी है दोबारा से किस में कन्वर्ट होती चली जाती है? ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाती है? आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको फैराडेज लॉ को समझना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज हैं फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस के ही लॉज हैं, पहली बात ये समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फैराडेज लॉ को किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। ये कितने थे? दो थे। तो समझें। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये किसकी रॉड लगी हुई है? ये कॉपर की रॉड लगी हुई है। इम्प्योर कॉपर है ना, थिक इम्प्योर कॉपर है। ये मेटलिक रॉड है, ये प्योर कॉपर है। ठीक है, ये आपका जो है वो एनोड है, ये आपका कैथोड है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ये हाई वोल्टेज सप्लाई है, तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इस इम्प्योर कॉपर रॉड में से कॉपर आयंस यहाँ से निकलेंगे
और इस ये जो प्योर कॉपर की जो रॉड है इसके ऊपर जमा होते चले जाएंगे। तो ये नियम कहता क्या है, ये तो चीज़ आपको क्लियर हो रही थी कि यहाँ से ये लिबरेट हो रहे हैं, यहाँ से ये निकल रहे हैं और इसके ऊपर इस वाली रॉड के ऊपर क्या होते चले जा रहे हैं, डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। इस वाली रॉड के ऊपर क्या होते चले जा रहे हैं, डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं और यहाँ से क्या होते चले जा रहे हैं, लिबरेट होते चले जा रहे हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, द मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मास या तो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो मेटेलिक रॉड है उनके ऊपर, जो किस में डाली गई हैं, उसी के सॉल्यूशन में डाली गई हैं। तो वो कितना लिबरेट होगा और कितना डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, कि जितना इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे इसमें से उतना ही मास इसके ऊपर या तो डिपॉजिट होता चला जाएगा या तो डिपॉजिट होता चला जाएगा, लिबरेट होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कि देखिए एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, ठीक है, तो एम यानी अमाउंट ऑफ जो मास वगैरह जो डिपॉजिट होगा, तो क्यू किसके इक्वल होता है आपका, क्यू जो कि चार्ज है, आई इंटू टी के इक्वल होता है। इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, जेड लग जाएगा। ठीक है, तो क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज इसको हम कह सकते हैं। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। टी क्या है, टाइम इन सेकंड। जेड क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल यानी कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है ना, वो जेड के इक्वल कब हो जाएगा, जब इसमें देखिए जो करंट होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे 1 एम्पियर करंट पास करने पर 1 सेकंड में, ठीक है ना, जितना मास डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई है आपको। उसके बाद देखेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है। ठीक है, पहला नियम कहता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास में कई सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट का, इसमें जिंक सल्फेट का, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का। उनको किस में कनेक्ट कर दिया आपने, सीरीज़ में। किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और सब में से जो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया। ठीक है, अब बात ये कि करंट तो कांस्टेंट हो गया, अब करंट की जो क्वांटिटी थी ना बढ़ रही है और ना घट रही है। अब जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इसने बताया कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन सीरीज, जब एक जैसा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में से, जिसे कैसे जोड़ा गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो उसके ऊपर जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इक्विवेलेंट मासेस के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्विवेलेंट मासेस ऑफ इलेक्ट्रोड के। ठीक है, तो यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 और W1 अपॉन W2 यानी इक्विवेलेंट मासेस ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जैसे मान लीजिए इक्वेशन है जिसमें कॉपर दे रखा है और सिल्वर दे रखा है, तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लूज करके Ag पॉजिटिव में, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कॉपर का जो मास है वो कितना है, 63.5 है और सिल्वर का कितना होता है, 108। और यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगाना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्वाइस हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद बात करेंगे फैराडे कांस्टेंट के बारे में कि बताइए फैराडे कांस्टेंट होता क्या है। फैराडे कांस्टेंट को F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज को कैरी करते हैं, तो 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितना निकल के आता है, 96500 कूलम, लमसम इतना निकल के आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में Cu2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए N की वैल्यू कितनी है, Q किसके इक्वल होता है, N इंटू F के इक्वल होगा। तो N यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, मान लीजिए लूज अगेन हो रहे हैं 2, तो Q कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96500। अब एल्यूमिनियम के लिए ले लीजिए कि Al पे कितना चार्ज है, 3, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो Q इक्वल टू N इंटू F, तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, F की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़े से देखें ज़रा इनको, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं। इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर, एक 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो एक मेटेलिक वायर से फ्लो करता है, कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ वायर, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा था, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, और कितने घंटे तक कर रहा था, 2 घंटे तक कर रहा था, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होंगे, इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, टी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 घंटे की बात है, तो ये 7200 सेकंड हो गया। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हैं, आई इंटू टी, तो यहाँ पर आपने क्यू की वैल्यू कितनी निकाल दी है ना, 3600 कूलम, 3600 कूलम। लेकिन हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 96500 कूलम चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब चार्ज इतना होता है 96500 कूलम, 1 फैरेड चार्ज होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अब चार्ज आपका इतना नहीं है, आपको कितने में निकालने हैं ये इलेक्ट्रॉन, 3600 कूलम में आपको निकालने हैं। तो देखिए टोटल आपका 96500, 1 फैरेड यहाँ आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं आपके, 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन निकालने कितने में आपको, 3600 में निकालने हैं। तो इसको आप काट दीजिए, कितना निकल के आएगा आपका, 2.245 इंटू 10⁻22। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, क्यू निकालना है, नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन ये कह रहा है कि Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, N इंटू एफ के इक्वल होता है। तो F की वैल्यू तो आपको पता है, हमें N की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है दोस्तों, N की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि इस पर कितना चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज देखें, चार्ज को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो चार्ज की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 14 प्लस का हो गया 6 और 2, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। तो 14 में से जब 8 जाएंगे, 14 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो जब 6 हो गई तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखें ज़रा, 6 इंटू 96500, जो भी निकल के आएगा वो इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से चैनल को बूस्टअप करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो उसे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।